ये बयान में अपने कह चुके हैं कि हाँ। मेरे बाप और दादा यहूदी थे और उन यहूदियों का कत्लेआम नाजियों ने किया था। यानी यूक्रेनियन प्रेसिडेंट के जहन में वो यहूदी एम्पायर, वो जायोनिस्ट माइंडसेट यूक्रेनियन के प्रेसिडेंट के जहन में मौजूद है। तो अगर ये जायोनिस्ट हैं और ये जायोनिज्म की जंग लड़ रहे हैं, तो उसका नतीजा तो फर्दर डिसइंटीग्रेशन ऑफ एशिया है, और उसके नतीजे में इसराइल का मजबूत ग्रेटर इसराइल का कयाम है। ये तीसरी जंग अजीम का नतीजा निकलने वाला है, जो जिसे ये प्रमोट कर रहे हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। यूक्रेन जंग हो रही है और आज 13वां दिन है इस जंग को। इसमें हालात ये हैं कि कई मुल्कों की तरफ से जंग बंदी की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं लगता कि पुतिन उनकी बात मान रहे हों। कुछ लोगों को बाहर निकालने के लिए सिर्फ पैसे गलियारा देने की बात हो रही है। कहीं कहीं कामयाब हो रहे हैं, कहीं कहीं नाकाम हो रहे हैं। इस जंग के पीछे क्या है, बैकग्राउंड क्या है, और इस पूरे खित्ते में आखिर पिछले 100 साल में कई जंगें हुई हैं। ये वही इलाका है कि यहाँ मुसलमानों की भी तादाद अच्छी खासी रही है। चेचनिया वाली जंग भी इसी के पड़ोस में यही हुई है, और ये ऐसी कई तब्दीलियां आई हैं। तकरीबन मुझे अगर अगर पॉलिटिकल चेंजेस की बात की जाए तो तकरीबन जैसे बांग्लादेश ने बहुत कम वक्त में 3 आइडेंटिटी बदली। पहले वो इंडिया था, फिर उसके बाद वो पाकिस्तान था, फिर उसके बाद बांग्लादेश बन गया। इसका इसका हाल भी तकरीबन सियासी पहचान जिसे कहना चाहिए वो बार बार डगमगाई है। इस सब पर बात करने के लिए चूंकि बहुत ही तारीखी पस मंजर समझना बहुत जरूरी है, और मैं समझता हूं इस पहलू से जानकारियां होनी चाहिए ताकि ये मालूम हो कि आखिर इस खित्ते में ये क्या कुछ हो रहा है। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, जो प्रेसिडेंट है मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अब के बाद हमारी कोशिश रहेगी कि हर हफ्ते आज ही के दिन हम तस्लीम रहमानी साहब से बात करें और आप तक उनकी बातें ताजा सूरत हाल पर पहुंचाते रहें। तस्लीम रहमानी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि यूक्रेन आखिर ऐसी टर्मोइल में लंबे वक्त से अलग अलग रीजन से, अलग अलग वजह से, अलग अलग मौकों पर होता रहा है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं कि आखिर क्या कुछ है जो आज हो रहा है। ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, इसके पीछे बहुत कुछ है। वो क्या कुछ है, वो जरा बताएं। देखिए, जंग एक दिन में तो शुरू नहीं हो जाती। हर हम्म, जंग का एक ना एक पस मंजर होता है, हम्म, और यूक्रेन की जंग के पस मंजर में भी 100 साल से ज्यादा की एक तारीख मौजूद है। यूक्रेन, ये समझिए कि तकरीबन 5वीं सदी ईस्वी से ये खित्ता जाना पहचाना जाता है कि ये एक मुल्क है। लेकिन पिछले पूरी तारीख में अगर ना जाएं तो अगर जंगे बल्कान से इसको शुरू करें, जो 1907-1912 के आसपास में जंगे बल्कान हुई थी, तो वो बल्कान की जंग एक्चुअली तो यूरोप की ही जंग थी। ये जो हम्म, यूरोप के छोटे छोटे ममालिक हैं जो अभी यूक्रेन की सरहद पे हैं, पोलैंड है, हंगरी है, रोमानिया है, इस किस्म के ममालिक के बीच ही अपनी आजादी की जंग थी, जो बल्कान की जंग की सूरत में आई थी। उसमें कुछ हिस्सा तुर्की के भी कंट्रोल में उस वक्त था, उससे भी आजादी चाहते थे। और आपको ये याद दिलाऊं कि उसी वक्त में बल्कान की जंग के फौरन बाद पहली जंग अजीम भी इसी इलाके के टर्मोइल की वजह से और कंट्रोवर्सीज की वजह से हुई थी। और हम्म, फिर पहली जंग अजीम का जो नतीजा निकला था, उसमें हमने देखा था कि जंग यूरोप के दरमियान हुई, हम्म, यूरोप इश्यूज पर हुई। लेकिन हम्म, पहली जंग अजीम के बाद, जिसमें तुर्की को बहरहाल पार्टी बनना था, उसका कोलैप्स हुआ उसके नतीजे में। और फिर बैल्कनाइजेशन जिसे कहते हैं, वेस्ट एशिया का छोटे छोटे से मुल्कों में तकसीम होना, यही यूरोपीय जंगों का शाखवाना था। एक बैकग्राउंड। दूसरी हम्म, बात, पिछले 100 साल में 1919 से में रूस का जो इनकलाब वहां पर आता है, रूस ने तमाम जो इकाइयां थीं
अरीब करीब की, उन सबको एसिमिलेट किया था। यूक्रेनियों ने कभी भी बहुत आसानी से सरेंडर नहीं किया है। इन्होंने उस वक्त भी जंग लड़ी थी अपने आप को बचाने के लिए, और लाखों लोगों का, यानी तकरीबन 70 लाख लोगों का कत्लेआम उस वक्त यूरोप, यही इसी यूक्रेन में हुआ था। बाद में जब हिटलर की फौजें, नाजी वहां पर भाग के आए, यूक्रेन में नाजी आए भाग के, उनके पीछे जो फौजें गईं, तो उनको मारने के लिए फिर यहाँ पर 1937 के आसपास में, 1937 और 40 के बीच में एक बड़ा कत्लेआम हुआ। उसके बाद 91 में जब कोलैप्स हुआ रशिया, तो ये बाहर निकले, तब भी रशिया ने इनको रोकने की कोशिश की और वहां पर जंग हुई। उसके बाद फिर क्रीमिया की जंग हुई, क्रीमिया पर कब्जा करने के लिए, क्योंकि क्रीमिया ब्लैक सी का बहरे अस्वद जो है उसका एंट्रेंस है रूस के लिए, इसलिए क्रीमिया पे कब्जा किया। अब आप देखिए इस पूरे में, उसके बाद 2014 तक वहां खाना जंगी बपा रही कंटिन्यूअस, जो कि जो भी वहां सदर था, रूस ने हमेशा ये कोशिश की कि अगर यूक्रेन आजाद भी हो गया है तो वहां की सरकार वो रहे जो रूस की हिमायती सरकार हो। और अगर रूस की, और दूसरी तरफ यूरोप का ये इसरार है, चूंकि ये ईस्ट यूरोप की सरहद है, एक बड़ा हिस्सा ईस्ट यूरोप का इससे मिलता है, और यूरोप की 60% गैस की सप्लाई यूक्रेन से होती है। प्लस जो फूड ग्रेन्स की सप्लाई यूरोप को है वो भी यूक्रेन से ही होती है। सूरजमुखी के फूल और तेल का सबसे बड़ा जो सप्लायर है वो यूक्रेन है। इसलिए यूरोपियन यूनियन ये चाहता है कि उसका कब्जा इसके ऊपर रहे। अभी हाल ही में यूरोपियन यूनियन की उसको मेंबरशिप भी दी गई, जंग के बाद दी गई। नेटो भी चाहता है कि स्ट्रेटेजिकल पोजीशन है, और रूस और चीन का मुकाबला अगर करना है तो यूक्रेन में बैठ के करना बहुत आसान होगा। यूएस का ये इंटरेस्ट है। तो ये जितने इंटरेस्ट हैं यूएस एंड यूरोप के, वो इस इलाके में यूक्रेन में आके सेंट्रिक हो जाते हैं। वो एक मरकजी नुक्ता बन जाता है यूक्रेन। इसलिए यूक्रेन में कभी भी आप देखिए पूरी 100 साल की तारीख में बहुत थोड़े अरसे के लिए अमन रहा। यहाँ एक दूसरा मैं पहलू जोड़ना चाहता हूं, यही जो यूक्रेन का साउथ का हिस्सा है, इस पे मुसलमानों की बड़ी आबादियां रही हैं। बल्कि क्रीमिया पर तो मुसलमानों का कंट्रोल रहा है, वो यहाँ पर हुक्मरान रहे हैं। तुर्की खिलाफत के दरमियान भी दौरान हुक्मरानी उनकी थी, अक्सरियत उनकी थी। तो इनको मार मार के इतना मारा है कि अभी जो ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान वगैरह के इलाके में है, इनको मार के कत्लेआम, 5 लाख मुसलमानों का कत्लेआम अकेले क्रीमिया में रूस ने किया। और उनको वहां पर भागना पड़ा फिर ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान में, तुर्की में, ईरान में, इस किस्म की, आजरबाईजान में, ये सब लोग भाग के गए। हजारों लाखों नुस्खे कुरान हकीम के यहीं इसी इलाके में जलाए गए। तो ये इलाका हर तरह से टर्मोइल का शिकार रहा। आज भी तकरीबन 5 लाख मुसलमान, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है यूक्रेन का, इस इलाके में मौजूद हैं। और वहां की अपनी जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसे 10 लाख तक मानते हैं कि 10 लाख की वहां पॉपुलेशन है। 4 करोड़ की कुल पॉपुलेशन है अभी यूक्रेन की। तो और इसकी के नॉर्थ में यूक्रेन के वो इलाका है जिसे चेचीनिया कहते हैं। अब चेचीनिया जंग को आप जानते हैं कितना पड़ा है। उन चेचिन्स को टेररिस्ट कहा जाता था उस वक्त, वो अपनी आजादी का मुतालबा कर रहे थे, तो उनको टेररिस्ट कहा जाता था। आज वो चेचनिया को यूक्रेन अपनी तरफ कर रहा है, और उनको मिलिशिया का नाम देके उन्हें, उन्हीं चेचिन्स को अपने साथ जंग में शामिल करने की कोशिश कर। तो ये जो दोहरे मैयार हैं दुनिया के, उसमें यूक्रेन ने अपने आप को सियासी तौर पर खुद ही फंसा लिया है, इस लालच में कि वो यूरोपियन यूनियन का एक हिस्सा बन जाए और नेटो का हिस्सा बन जाए। तो वो समझता है कि नेटो का हिस्सा बन जाने से तो मिलिट्रीली उसकी ताकत में जो इजाफा होगा, तो उससे वो रूस के की हेजमनी से आजाद हो जाएगा। इसलिए उन्होंने नेटो की तरफ तवज्जो की। लेकिन नेटो ने जो कुछ किया वो आप देख रहे हैं, वही वादे फरदा पे टरखाया यूक्रेन को, चढ़ जा बेटा सूली, राम भली करेगा। यूएस भी उस वक्त कह रहा था 8,500 फौजी हमने तैयार कर रखे हैं यूक्रेन में भेजने के लिए। नेटो की फोर्स भी तैयार हो, एक आदमी अब तक नहीं पहुंचा यूक्रेन में। और जितने सैंक्शंस लगाए हैं वो सैंक्शन से
रूस को कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, और रूस की जो फौजी ताकत है यूक्रेन उसका मुकाबला नहीं कर सकता, और नेटो आ नहीं रहा है। तो ये सूरत हाल है, इसने पूरी दुनिया को, ये सिर्फ रूस और यूक्रेन का मसला नहीं रह जाता, सारी दुनिया के लिए अभी ये एक बहुत अहम मसला बन चुका है। मैं इस पर बाकी जो ताजा हालात हैं इस पर अलग से मैं बात करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा तारीखी पस मंजर समझने की कोशिश कर रहा हूं। जो बात आपने कही कि पहली वर्ल्ड वॉर के नतीजे में वेस्ट एशिया में, यानी जिसे हम आमतौर पर मिडिल ईस्ट कहते हैं, उसमें छोटे छोटे मुल्क बनाए। मैं कल एक सीरिया के जर्नलिस्ट से बात कर रहा था, डॉक्टर वाइल अव्वाद ने, उन्होंने भी ये कहा कि जो कुछ उस वक्त वादे किए गए थे, बड़ी आजादी देंगे, वो सब कुछ नहीं हुआ और सारे मुल्क तोड़ तोड़ दिए गए। तो यूरोप में होने वाले वाकयात का पहली वर्ल्ड वॉर में ये मिडिल ईस्ट के मुल्कों को छोटा छोटा अलग अलग मुल्क बनाया गया, जाहिर है कमजोर करने की ताकत, कमजोर करने की कोशिश। दूसरे वर्ल्ड वॉर के नतीजे में उसके नतीजे में इजराइल का कयाम हुआ उसके फौरन बाद, जिसमें जिसमें वर्ल्ड वॉर के नतीजे में जी 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 इंडिया तो का डिसोसिएशन हुआ दूसरी वर्ल्ड हाँ वॉर के बाद। जी जी दूसरे यानी यानी वहां भी टारगेट फिर वही मिडिल ईस्ट का वो इलाका जो मुसलमानों के मुल्क हैं, और जहां तेल है और बहुत कुछ है, मजहबी अहमियत के मकामात हैं मुसलमानों के। तो ये यूरोप में आने वाली मुसीबतों, चूंकि मुझे याद है कि ईरान के प्रेसिडेंट अहमदी निजाद ये कहते थे कि साहब आपके यूरोप में हिटलर ने अगर जुल्म किया था, जिसे आप कहते हो, वो तो हॉलोकॉस्ट की थ्योरी पर भी रिसर्च की बात कहते थे कि जब हम अल्लाह के बारे में, वजूद के बारे में रिसर्च कर सकते हैं तो हॉलोकॉस्ट के बारे में क्यों नहीं कर सकते, वो एक अलग एक सवाल है। लेकिन उन्होंने जो बात कही थी वो ये कि जुल्म आपके यहां हुआ, आपने मुसलमानों के आगे जो है वो आगे कब्जा करा दिया। ये आप कहीं अमेरिका में बसा लेते, यूरोप में कहीं भी बसा लेते यहूदियों को, ये फिर यहां आखिर, तो ये इनका एक तरह से जो बैगेज, या ये कहा जाए कि गंदगी सारी कुछ वहां की जो भी कुछ हुई उसका नतीजा मुसलमानों को भुगतना पड़ा। इस पर थोड़ा सा और बताइए कि क्या क्या है, चूंकि इस एंगल से भी चीजों को समझना बहुत जरूरी है। यही एंगल सबसे अहम है। देखिए, इस्लाम और ईसाइयत और यहूदियत बरसरे पैकार रहे हैं हमेशा, और 1300 साल बहुत नशेबो फराज के बावजूद इस्लाम इन तमाम कॉन्टिनेंट्स पर गालिब रहा है हुक्मरान की हैसियत से, और ये किसी भी हिलाली सलीबी जंग या कॉलोनियल एरा या कोल्ड वॉर में इस्लाम से कामयाब नहीं हुए। इसलिए पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम में जो आप जिस जानिब इशारा फरमा रहे हैं, एक तरफ इजराइल का की करारदाद पहली जंग अजीम के बाद आ गई। आपको वो अगर जुमला याद हो जो बरतानिया ने कहा था कि फलस्तीन ये इनको यहाँ पर सेटल होने का मौका दिया है, पहली जंग अजीम के बाद ही कह दिया था। दूसरी जंग अजीम के बाद इजराइल को तस्लीम किया वजूद को, और जहां एक तरफ इजराइल के वजूद को तस्लीम किया, वहीं दूसरी तरफ इंडिया का जो डिसइंटीग्रेशन है, आप इसे मामूली ना समझिए। हिंदुस्तान के जो अंदर के तारीखी हालात वो अपनी जगह, लेकिन आप ये गौर कीजिए कि वर्ल्ड 1/3 ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में, अनडिवाइडेड इंडिया में रहती थी और रहती है, आज भी होती। आज अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया की मुस्लिम पॉपुलेशन को गिन लें तो तकरीबन 60 करोड़ है। 180 करोड़ मुस्लिम पॉपुलेशन में 60 करोड़ अकेले इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो यूनाइटेड इंडिया सबसे बड़ा मुस्लिम पॉकेट होता, जिसे तोड़ा दूसरी जंग अजीम के बाद। इजराइल के कयाम के बाद सबसे पहले अगर किसी ने इजराइल को तस्लीम किया 1945 में, तो वो रूस ने ही किया था। ये याद रखें। दूसरे तुर्किश कैलिफेट जब कायम हुआ है 11वीं और 12वीं सदी में, इस्तांबुल में, और कुस्तुनतुनिया को फतह किया गया, जिसे अब इस्तांबुल कहते हैं। उसके बाद ईसाइयत की जो सीट कुस्तुनतुनिया में थी, रोमन एम्पायर की, बाज़ंतीनी एम्पायर की, उसका ट्रांसफॉर्मेशन वो कहाँ हिजरत करके आया, वो इसी यूक्रेन में आया था। आज वो सीट, ईसाइयत की सबसे बड़ी सीट इसी यूक्रेन में है। तो अब जो ये हालात पैदा हुए हैं, ये उस 100 साल की जो ये रेशा गुजरी हैं कि लड़ाई आपकी थी, आप एक जाहिल कौम माने, यूरोप में जाहिल कौम माना जाता था, एक
कौम था और बदअकीदा कौम था, इंतहाई किस्म के इनके अंदर सुपरस्टिशियस कौम एक यूरोप को हमेशा माना जाता था। अब उन्होंने लड़ाई अपनी लड़ी और तोड़ फोड़ मुसलमानों में की, और अब जो जंग हो रही है इसके नतीजे में भी देखिए, मैंने 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ इंडिया में, इसी दिन मैंने टेलीविजन चैनल्स पे बैठ के ये कहा था कि ये पूरा रीजन एक दूसरे बाल्कनाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, कहा था। और आज देखिए रूस और यूक्रेन के इस जंग का जो नतीजा निकलना है, यूरोपियन यूनियन कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, नेटो कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर रूस को आप अलग करने की बात करें, आज जो डिमांड उठी है कि यूएन में से रूस को निकालो, तो चीन भी निकलेगा। रूस और चीन अगर यूएन में ना हो तो यूएन नहीं बचेगा। तो इसका मतलब जितनी इंटरनेशनल बॉडीज हैं वो सारी खत्म होके एक अनार्की की तरफ दुनिया को धकेला जा रहा है। और उस अनार्की की तरफ धकेलने का मतलब सबसे पहले खुद हमारे मुल्क में ये रीजन इंडिया के डिसइंटीग्रेशन का प्लान है। थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर होती है तो ईरान का डिसइंटीग्रेशन, पाकिस्तान का डिसइंटीग्रेशन, तुर्की का डिसइंटीग्रेशन, सीरिया का फर्दर डिसइंटीग्रेशन, वो इस सारी जंग के नतीजे में आएगा। कुर्दिस्तान का कयाम, यानी जिस तरह से अरबों को छोटे छोटे मुल्क बना दिए गए, ऐसे ही आप देख रहे हैं कि इंडिया, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, इन सब में छोटे छोटे मुल्क बनाने की तैयारी। और क्यों बनाना चाहते हैं, ये अहम सब। पहली जंग इजराइल का कयाम का रेजोल्यूशन, दूसरी जंग अजीम इजराइल का कयाम, और फर्दर डिसइंटीग्रेशन या थर्ड वॉर, उसका नतीजा इजराइल को पैसे जब मदीना, जो ग्रेटर इजराइल का कयाम है, उस में ये मैं उसी पर मैं उसी पर ये बयान में अपने कह चुके हैं कि मेरे बाप और दादा यहूदी थे और उन यहूदियों का कत्लेआम नाजियों ने किया था। यानी यूक्रेनियन प्रेसिडेंट के जहन में वो यहूदी एम्पायर, वो जायोनिस्ट माइंडसेट यूक्रेनियन प्रेसिडेंट के जहन में मौजूद है। तो अगर ये जायोनिस्ट हैं और ये जायोनिज्म की जंग लड़ रहे हैं, तो उसका नतीजा तो फर्दर डिसइंटीग्रेशन ऑफ एशिया है, और उसके नतीजे में इजराइल का मजबूत ग्रेटर इजराइल का कयाम है। ये तीसरी जंग अजीम का नतीजा निकलने वाला है, जो जिसे ये प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और वाकया हो रहा है इस पूरे इलाके में। इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने का जो एक प्रोसेस चल रहा है, जिसे अब्राहम अकॉर्ड के नाम से बताया जा रहा है, जिसमें यूएई, बहरीन, सूडान, मोरक्को शामिल हो चुके हैं। और अब सऊदी अरब की तरफ से भी मोहम्मद बिन सलमान का भी एक ऐलान, एक बयान आया, जिसमें ईरान और इजराइल के साथ ताल्लुकात उनके कैसे होंगे उस पर उन्होंने कुछ बातें की हैं। तो ये आर्टिकल 370 का इंडिया में खत्म किया जाना और नॉर्मलाइजेशन और यूक्रेन जंग, इनका एक ताल्लुक है। यानी आप एक सबको एक साथ मिलाकर, क्या ये बिल्कुल ऐसा है कि कोई एक डायरेक्टर है जो फिल्म के अलग अलग प्लेयर्स से काम ले रहा है? ये बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें बिल्कुल मुझे जरा बराबर रत्ती बराबर भी शुबा नहीं है कि इसका डायरेक्टर इजरायली ही है, और उसी ने ये सब सारे के सारे पत्ते खेले हैं, शतरंज की बिसात बिछाई है। और कोई आप देखिए, जिन गल्फ कंट्रीज के आप नाम ले रहे हैं, इनके ताल्लुकात इजराइल से नए नए कायम हो रहे हो, ऐसा नहीं है। इसका कयाम के साथ साथ सऊदी ममलिकत का कयाम भी हो रहा है ना। देखिए 1930 में सऊदी अरब उन्हीं के ताउन से मिला है। जो ब्रिटिश बरतानिया ये कह रहा था कि फलस्तीनियों की जगह पर इजराइल को रहने का मौका दिया जाए, उसी बरतानिया ने सऊदी अरब में सऊदी ममलिकत की बुनियाद भी डाली। तो वो दूसरे के हलीफ रहे हैं। अब ऐलान की सूरत में, जैसे इंडिया के हमारे ताल्लुकात इजराइल के साथ 1953 ऑनवर्ड नेहरू के जमाने से रहे, और बाद में अब आके एतराफ किया, इजराइल ने भी एतराफ किया और इंडिया ने भी एतराफ किया कि हमारे ताल्लुकात पुराने हैं, ऐलान अब किया गया है। तो सबके साथ, पूरे गल्फ के साथ इजराइल के ताल्लुकात बहुत पुराने रहे हैं। अब वो ऐलान की सूरत में अब सारे चीजें बढ़ना होके सामने आनी शुरू हुई हैं। तो ये जंग जो है अल्टीमेटली
उसी डायरेक्शन में जा रही है कि जो डायरेक्शन मुस्लिम ममलिकतों को मजीद कमजोर करके और ग्रेटर इजराइल के रास्ते की जो रुकावटें बची हैं, जो पत्थर बचे हैं थोड़े बहुत, उन पत्थरों को रास्ते से हटाना, ये इस जंग का एक बहुत बड़ा मकसद है। और इसको अभी तक इस नुक्ते नजर से बयान तो कम से कम नहीं किया गया है। सोचा भले ही गया हो, लेकिन बयान नहीं किया गया। लेकिन मुझे वो बयान खटकता है इनका, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट का, कि यहूदियों ने मेरे बाप को और मेरे दादा को मारा था। और उसके बाद इंडिया में एम्बेसडर का बयान, जो यूके के एम्बेसडर हैं, उन्होंने सिफारत खाने से बाहर निकल, हमारे फॉरेन ऑफिस से बाहर निकल के बयान दिया मीडिया को कि ये रूस ने हमारे ऊपर ऐसे हमला किया है जैसे मुगलों ने राजपूतों का कत्लेआम किया था। हालांकि तारीखी तौर पर बिल्कुल गलत वाकया है। तो ये चीजें बता रही हैं कि किस डायरेक्शन में ये जंग जाएगी। अच्छा, इसमें अभी जो डिप्लोमेटिक ताल्लुक यानी कोशिशें हो रही हैं जंग बंद करने की, जो कुछ बताया जा रहा है अब तक, जो कुछ हम मीडिया के जरिए हासिल कर रहे हैं, उसमें तुर्क मॉस्को जाने वाले लीडर्स में अभी तक पहला नाम सामने आया है, इजराइल के ही प्राइम मिनिस्टर गए हैं पुतिन से बात करने के लिए। बजाहिर ये नजर आ रहा है कि वो जंग बंद कराने की कोशिश के तौर पर वहां गए। क्या उस लार्जर प्लान जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, क्या उसमें कहीं कुछ सिर्फ जंगबंदी की बात ना होकर के कुछ और आगे प्लान को इंप्लीमेंट कराने और करने के लिए कहीं कोई कुछ हो सकता है? क्या हो सकता है? देखिए, जंग तो बंद होती ही है, जंग हाँ। की तो कोई नहीं चलती। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि छोटे छोटे मुल्क भी दसियों साल जंग लड़ते हैं। अब जैसे यमन की जंग, कहा जा रहा था कि पूरा का पूरा गल्फ मिल के यमन को 2 दिन में निपटा देगा। आज 7 साल गुजर गए यमन की जंग को। सीरिया की जंग 2011 से अब 11 साल हो गए, आज तक खत्म नहीं हो पा रही। लाइकवाइज ये जो जंग है, ये कोई यहाँ गोरिल्ला वार शुरू होगी कुछ दिन के बाद, वो जंग उस अंदाज से खत्म नहीं होगी। दूसरी बात, जंग बंदी जब होती है तो नेगोशिएशन के टेबल पे होती है। नेगोशिएशन के टेबल पे क्या क्या शराइत सामने आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए, जब अफगानिस्तान से भागा है अमेरिका, तो आपने एक डायलॉग, ये दोहा में बैठ के ही डायलॉग हुआ, और उसमें सिर्फ मैसेज पूरा का पूरा दे के आपने बिठा दिया। उसके नताइज भी आएंगे, अभी जो बुरे नताइज उसके हैं वो जल्दी ही सामने आएंगे। यही सूरत हाल यूक्रेन और रूस में जंगबंदी के लिए जब डायलॉग शुरू होगा, तो वो कौन सी शराय सामने आती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसमें एक शर्त तो, जो रूस कह रहे हैं कि नेटो के साथ आप यूक्रेन नहीं जाएगा, ये जंग को यूक्रेन तस्लीम करेगा या नहीं करेगा, नेटो तस्लीम करेगा या नहीं करेगा। तो ये जंग एग्रीवेट होगी उस डायलॉग की टेबल पर, या ये रुकेगी, ये डिपेंड करेगा उन शराइत के जो रूस की जानिब से आते हैं। जो कि रूस की अभी फिलहाल बालादस्ती साफ जाहिर हो रही है कि उसको एक एज हासिल है रशिया को। ये इस एज को यूएस कितना एक्सेप्ट करेगा और नेटो कितना एक्सेप्ट करेगा, ये देखना तो बहुत दिलचस्प होगा। क्योंकि अगर रूस जीत जाता है ये जंग, तो इसका मतलब एक डिसइंटीग्रेट, आप यूएस के डिसइंटीग्रेशन को रूल आउट नहीं करते। मैं यहां तक जाके कहता हूँ, यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस के टूटने की बात कर रहे हैं, वही यूनाइटेड स्टेट्स का अपना डिसइंटीग्रेशन, जो उनकी 50 सूबे हैं, उनके टूटने के आसार भी हैं, क्योंकि अमेरिका अपने अंदर से बहुत कमजोर हो चुका है। तो रूस की इस बालादस्ती को अमेरिका इतनी आसानी से कबूल कर लेगा, ये तो कहना अभी तो मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। और अगर ये जंग बढ़ती है और तीसरी जंग की तरफ जाती है, उसमें कई हलीफ शामिल होंगे। उन हलीफों के दरमियान जो जो बात होगी, वो लेके जाएगी डिसइंटीग्रेशन की तरफ, और उसमें खुद इंडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो अभी न्यूट्रल है, ये आने वाले दिनों में इतना न्यूट्रल रह पाएगा, इस पे मुझे बहुत शुभा है। ये सोशल मीडिया पे असल में बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं हो सकती, और बहुत से पहलू होते हैं मेरे ख्याल से उस पर जोर देना और बताना। तो वो जो आपने बताया कि
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो कुछ हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जो कुछ हुआ, अभी तक आपने ये भी बताया कि भारत की, पाकिस्तान का, तुर्की का डिसइंटीग्रेशन यानी छोटे छोटे मुल्क बनाने का प्लान है, और उस प्लान में बहुत से जो काम अलग अलग होते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 का हटाना भी उसी की एक कड़ी थी। ये बहुत ही अहम है, ये बहुत ही अहम है। इसके अलावा जो कुछ अरब और इजराइल के बीच में, अरब मुल्कों के बीच में जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत खास दिलचस्पी दिखाई थी, वो भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और मैं आपको आखिर में बताऊं अपने दर्शकों को कि खुद इजराइल के काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये बात कही है कि इनके मॉस्को जाने से इनकी लीडरशिप और ज्यादा मजबूत हुई है, लेकिन क्या ये रह पाएंगे, मजबूती से रह पाएंगे, कामयाब रह पाएंगे, इस किस्म की बातें हो रही हैं। लेकिन साथ साथ इजराइल में एक दूसरी बात भी सामने आ रही है। वो जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने इस वक्त की हुकूमत को ये कहा है कि वो ईरान के सामने बहुत कमजोर पड़ चुकी है और वो कोई जवाब देने की हालत में नहीं है। तो ये बैलेंसिंग फोर्स जो ईरान और ईरान का नजरिया मुख्तलिफ अंदाज में रेजिस्टेंस फोर्सेस के जरिए, हमास, हिजबुल्लाह, हूथी यमन के, इराक में हजदल शाबी, खुद ईरान, ये खुद अपने आप में एक फोर्स बनती चली जा रही है। इसमें बहुत ही मुख्तसर से आप बताइए कि क्या वो जो प्लान है, जो एक डायरेक्टर चला रहा पूरे इलाके में, क्या उस बढ़ती हुई फोर्स के नतीजे में भी वो अपने किसी मकसद तक पहुंच पाएंगे? देखिए, एक बात तो हकीकत है जिसे सारी दुनिया तस्लीम करती है कि वेस्ट एशिया के इस खित्ते में ईरान एक ऐसी कंसोलिडेटेड पोजीशन इख्तियार कर चुका है कि यहाँ कोई भी फैसला करने से पहले ईरान के साथ नेगोशिएट करना ही पड़ेगा। कोई भी हम्म, फोर्स हो दुनिया की, वो हम्म, अगर खलीज फारस में, जो हम्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपनाए है हम्म, कम से कम तेल की तरसील के लिए यूरोप को, हम्म, वो वहां पर एक ऐसी सूरत इख्तियार कर गए कि उनके बगैर कोई फैसला नहीं हो सकता। तो अगर कोई ताकत इतनी मजबूत हो जाए खित्ते में, जिसको 100 साल से पूरे दुनिया की क्या कोशिश है, उनकी हम्म, कोशिश अगर एक जुमले में बयान की जाए तो जहां कहीं मुस्लिम कुव्वतें, इस्लामी कुव्वतें उभरती हुई दिखाई दें, उनको कमजोर करना, उनको नेस्तो नाबूद करना। तुर्की कैलिफेट के कोलैप्स के बाद पूरे यूरोप की, सारी दुनिया में ये कोशिश रही, वो चाहे अरब हो, वो चाहे ईरान हो, वो चाहे अफ्रीका हो, इन तीनों कॉन्टिनेंट पे जो अनारकी फैलाई गई है, जो बाहर अरब लाई गई थी, उस सबका मकसद ये था कि वो यहाँ पर इस खित्ते की इस्लामी कुव्वतों को पनपने न दे और उनको कमजोर करें। हम्म, इराक और ईरान की वॉर इसी का एक बड़ा रीजन था ईरान इनकलाब के बाद, कि ईरान हम्म, किसी सूरत में ताकतवर ना हो पाए। 40 साल से जो सैंक्शन, इकोनॉमिक सैंक्शन ईरान के ऊपर, वो इसीलिए कि वो ताकतवर ना हो पाए। लेकिन ईरान ने अपने इंडिजिनस इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री के जरिए अपने आप को मेंटेन किया और आज इस पोजीशन में लेकर आया। तो अब इस कुव्वत को कमजोर करने के लिए कुर्द एक बहुत बड़ा नुक्ता है हर एक के हम्म, पास। हम्म, और कुर्दिस्तान के नाम पर जो हमारा नॉर्थ ईरान है, हम्म, साउथ तुर्की है, एंड वेस्ट यानी ये ईस्ट का, गालिबन ईस्ट ही पड़ता है सीरिया का, इन हाँ। सबको तोड़ा जा सकता है। और इराक का नॉर्थ भी, और इराक का नॉर्थ भी। इराक का भी नॉर्थ थी, तो 4 मुल्क का नॉर्थ हो गया। प्लस पेशावर से लगा हुआ जो जाहिदान का इलाका है, साउथ ईरान का, उसको तोड़ा जा सकता है। हम्म, बलोचिस्तान के साथ बलोचिस्तान को भी तोड़ा जा सकता है, सिंध को तोड़ा जा सकता है। ये सब जो है, ये तोड़ के यहाँ पर उस कुव्वत को कमजोर करके और कुर्दिस्तान को बीच में लाके इन तमाम मुल्कों के लिए एक नया फलस्तीन का मसला वहां पर क्रिएट कर दे। तो एक फलस्तीन वहां है, एक फलस्तीन कुर्दिस्तान में बन जाए, एक फलस्तीन कश्मीर में बन जाए, तो मसला हल हो गया इजराइल हम्म। का। असल ये बहुत ही अहम बात बताई, और मैं भी चूंकि उन मुल्कों में बहुत बार गया हूं, वहां ये परसेप्शन है, खुद अरब मुल्कों में, ईरान में भी, कि अगर यहां कुर्दिस्तान बनता है तो इलाके में एक और इजराइल बनेगा। और अब भी इराक के अंदर जो कुछ कुर्द मजबूत हुए हैं, उनके ताल्लुकात खुद
इजराइल से और अमेरिका से अलग से, बगदाद के अलावा बहुत मजबूत हैं और वहां बाकायदा यहूदियों ने प्रॉपर्टीज खरीदनी शुरू कर दी 2003 के बाद। मैं बहुत ही नजदीक से वहां के वाकयात को जानता हूं, इसलिए ये बता रहा हूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब तस्लीम रहमानी साहब। चूंकि तारीखी पस मंजर भी बताना जरूरी है कि आखिर यूक्रेन जंग क्या है, हम क्या कुछ देख रहे हैं, इससे पहले क्या कुछ हुआ है, और आपने जो नतीजा बताया वो ये कि असल मकसद ये है कि जहां भी मुसलमान मजबूत हो उसको कमजोर करना है, टुकड़े टुकड़े करना है। वही काम उन्होंने 1900 के शुरुआत में अरबों को तकसीम करके किया, फिर दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद इजराइल को कायम करके किया, और अब इजराइल और अरब मुल्कों के नॉर्मलाइजेशन और उसके बाद कश्मीर और क्या क्या वाकयात हो रहे हैं, इन सबको जोड़ करके जब चीजें देखी जाती हैं तो बेहतर समझा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया तस्लीम रहमानी साहब, आपने वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।